Good morning, everyone. So, last time we had a session, and during that session we had said कि fitness education कितना important है और fitness education अगर बढ़ेगा तो industry बढ़ेगी. So, in line with that vision of creating fitness awareness, we have today with us an expert, Mr. Bibu. He has been into fitness training since last 16 years. He is a specialist in strength and conditioning, and he is also working with Government of India in setting up different strength and conditioning centers across India. So we have him today. Let us have a discussion with him. Yeah. Welcome to our facility. Yeah. Hello, Mr. Idris, and I really appreciate that you have invited me to your facility. I'm really honored to be here. Yeah, thank you. Thanks a lot. So we will start with you can maybe first you can talk about your background. So आपने कैसे फिटनेस में स्टार्ट किया, आपने लास्ट 16 years में क्या क्या अचीवमेंट्स किए, एंड नाउ what you want to do. Okay. So basically I don't like talking too much about myself. जो हर कोई कोई भी प्रोफेशन में आप लीजिए, अपने बारे में बोलना अच्छा नहीं लगता है, बट वॉट एवर स्मॉल थिंग्स आई हैव डन फॉर द फिटनेस इंडस्ट्री, क्योंकि मैं बहुत ही पैशनेट हूँ. पैशन कैसे स्टार्ट हुआ? आई हैव एन आर्मी बैकग्राउंड. मेरे फादर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर थे, EME में थे, एंड वाज सो आई गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम. और मैं बहुत दुबला पतला था. सबका बॉडी बिल्डर, हर कोई बॉडी बिल्डर का यही कहानी होता है. तो जस्ट टू गेन कॉन्फिडेंस, जस्ट टू सप्रेस माई एंजाइटी, तो मैंने धीरे धीरे आई स्टार्टेड वर्किंग आउट. 14 साल की उम्र से, आई एम 44 नाउ. तो स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे करके फिर मैंने अपना एजुकेशन परस्यू किया, सर्टिफिकेशन कुछ किए. उस टाइम में लोग बोलते थे कि ACSM का कर लो, ये कर लो, सर्टिफिकेशन, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन थे. तो मैंने वहाँ 2005 में मैंने मुंबई से किया BFI स्पोर्ट्स एंड फिटनेस. उसके बाद बेसिकली मेरा जो बैकग्राउंड है, आई हैव डन माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन एक्सरसाइज फिजियोलॉजी एंड न्यूट्रिशन. डुअल बैकग्राउंड है मेरा. और साथ ही में अभी फ़िलहाल आई एम परस्यूइंग माई PhD इन स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज साइंस. और आई हैव ऑल्सो डन माई मास्टर्स इन स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, MA इन फिजिकल एजुकेशन ऑल्सो. एंड बहुत सारे सर्टिफिकेशन वगैरह किए. लेकिन एक चीज़ है, लाइक वॉट एवर सर्टिफिकेशंस आप कीजिए, लाइक नॉलेज एक ऐसा चीज़ है, आप उस चीज़ को अगर पैशनेटली फॉलो करेंगे, नॉलेज और पैशन दोनों एक साथ, तो कोई भी इंसान को सक्सेस मिलता है. तो फिर मैंने देखा कि लाइक फिटनेस ट्रेनर हो, एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट हो, कोई भी जिम ट्रेनर हो, तो लाइक नॉर्मली सोसाइटी में क्या होता है कि जब भी मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ, जब मेरी नई नई शादी हुई थी, तो मैं बोलता था लोगों की कि आप क्या हो, मतलब आई एम एन एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट. लोग बोलते थे फिजियोथेरेपिस्ट. तो अपना एक अलग पहचान बनाने के लिए जो हर आदमी कोशिश करता है कि अपना एक अलग पहचान बनाए, तो उसी को जारी रखते हुए मैंने सोचा कि भाई ऐसे मतलब लाइक that is not the only reason, just to create some awareness. गांधी जी ने कहा था कि लाइक if you want to bring some change into the society, तो be the change. 2006 से मैंने अपना एकेडमी चालू किया, और अभी it's almost 16 years now, more than 2200 trainers I have trained. मैं जानता हूँ number of trainers is very less because I believe in very क्वालिटी, लेकिन प्रिसाइज होना चाहिए. जैसे मैं एक्सरसाइज के लिए पैशनेट हूँ, मेरे स्टूडेंट्स भी वैसे हो. तो ट्रेनर्स को ट्रेनिंग देता हूँ. आई ऑल्सो वर्क विद स्पोर्ट्स फिजिकल एजुकेशन फिटनेस एंड लेजर स्किल्स काउंसिल ऑफ इंडिया, एंड आई ऑल्सो लीड द स्पोर्ट्स सेक्टर स्किल एज ए TOMT. और आई एम द ऑल्सो द 9th स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग इन इंडिया. तो मेरा यही है कि मैंने जो देखा है कि सोसाइटी में आए दिन बहुत सारे लोग आते हैं करियर्स को बनाने के लिए, ट्रेनर्स बनना चाहते हैं, लेकिन किस तरह का सर्टिफिकेशन करें, किस तरह का बीइंग ए फिटनेस एजुकेटर. मेरा कहने का मतलब है, जैसे अगर पता नहीं है किसी सब्जेक्ट के बारे में, तो जिम खोलूँ या तो कोई भी मैं इक्विपमेंट्स में ख़रीदूँ, तो मैं परचेज जब करूँगा तो मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं होगा. तो इट्स लाइक आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू द जॉब. तो मेरी छोटी सी शॉर्ट स्टोरी यही है कि मैंने ऐसे ही करके अपना लाइक जर्नी चालू किया. तो अभी जैसे अगर कोई ट्रेनर है, मतलब अगर 10th और 12th पास कर रहा है और उसको कई सारे ऑप्शंस होते हैं, उसको सो मेनी ऑप्शंस ही हैज़, तो एक अगर फिटनेस एज अ करियर चूज़ करना है, तो क्या पोटेंशियल है, क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है, कैसे उसका प्रोग्रेशन हो सकता है, तो उस पर अगर कुछ बता सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा.
आपने मेरी मतलब दिल की बात कह दी. You are an entrepreneur and I really appreciate into wellness brand. और ये जो सवाल है उसका मैं बहुत थोड़ा सा टाइम लूँगा, लेकिन एकदम क्लियरली मैं बताना चाहूँगा कि जैसे 10th पास है, 12th पास है, अभी जो NSDC है, NSDC के अंडर में 36 मतलब सेक्टर स्किल्स काउंसिल है. उसमें जो सेक्टर स्किल्स काउंसिल है, स्पोर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, फिटनेस एंड लेजर स्किल्स काउंसिल ऑफ इंडिया, मैं उनको लीड करता हूँ. एंड आई हैव ऑल्सो एन एफिलेटेड अकेडमी अंडर देम. तो जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हो गया, बार एसोसिएशन हो गया, बार जैसे लॉयर्स लोग का जैसे काउंसिल होता है, फिजियोथेरेपिस्ट का भी होता है, वैसे स्पोर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, फिटनेस एंड लेजर स्किल्स काउंसिल ऑफ इंडिया, SPFL, सेक्टर स्किल्स काउंसिल, इसको हम लोग पूरे इंडिया में कंपलसरी हम लोग मैंडेट लेके आ रहे हैं धीरे धीरे. वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि अगर एफिलेटेड एकेडमी से अगर नहीं होगा तो वो ट्रेनर का सर्टिफिकेशन का कोई वैल्यू नहीं होगा. इसका एक कारण है, उससे क्या होगा, स्टैंडर्डाइजेशन होगा. अगर मान के चलिए कोई बीमार आदमी है, हॉस्पिटल में जाता है, तो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, डॉक्टर्स फॉलो करते हैं. ठीक उस तरह से जिम में भी एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो होना चाहिए. जैसे फिजिकल एक्टिविटी रेडीनेस क्वेश्चनियर बोल के, पार्क्यू फॉर्म, जो मैं तो बताऊँ कि 95% ट्रेनर को पता ही नहीं है. और जैसे ही जिम में जाते हैं नॉर्मली क्या करते हैं, कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करता, फिटनेस टेस्टिंग नहीं होता, मसल टेस्टिंग नहीं होता, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं कि लोगों ने सुना ही नहीं होगा. तो मैं ये जो चीज़ है, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि किसी ने सुना नहीं होगा, सिर्फ मुझे पता है. तो बीइंग ए फिटनेस एजुकेटर, मैं चाहता हूँ कि मेरे फील्ड के जितने भी लोग हैं सबको पता होना चाहिए कि इमरजेंसी में क्या करना है, और पहले जिम में कोई आदमी अगर एडमिशन लेता है तो उसका क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए. तो उसी के हिसाब से जैसे UGC के गाइडलाइंस है, और UGC ने गाइडलाइन सेट किया है, जैसे नेशनल स्किल क्वालिटी फ्रेमवर्क, कोई भी प्रोफेशन जैसे ITI हो गया, इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट, वेल्डर का भी सर्टिफिकेट होता है, आप कोई कारपेंटर उसका भी सर्टिफिकेट होता है. वैसे स्किल इंडिया में क्या हो गया, ये आपका फिटनेस जो है इसको भी स्किल में इन्होंने इंक्लूड कर लिया. तो अभी इसमें क्या है, 10th पास, अगर कोई 10th पास है तो उसका जो सर्टिफिकेशन है वो अलग होगा. जैसे NSQF लेवल 4 फ्रेमवर्क, नेशनल स्किल क्वालिटी फ्रेमवर्क 4. उसके बाद अगर NSQF लेवल 5 में करना है, पर्सनल फिटनेस ट्रेनर एडवांस लेवल का, कम से कम 12 पास प्लस साथ में अगर डिग्री होना पड़ेगा, नहीं तो RPL होना पड़ेगा, मतलब रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, मतलब पहले जिम में एक्सपीरियंस होना पड़ेगा. उसके बाद एडवांस डिप्लोमा हो गया, NSQF लेवल 6. तो ये तीनों जो सर्टिफिकेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आई प्रीफर मोस्टली मोर ऑन NSQF लेवल 5 एंड 6. 6 में आपका स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग सर्टिफिकेशन होता है जनरली परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट के लिए. एक तो वो हो गया जो एंट्री लेवल के जो ट्रेनर्स है जिनका स्पोर्ट्स एक्सरसाइज का डिग्रीज नहीं है. अभी तो जैसे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, उनके अंडर में बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ में फिटनेस एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का डिग्रीज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, पहले से ही है. अभी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग जो है, जो परफॉर्मेंस साइंस, मैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड हूँ, मैं स्टूडेंट भी हूँ वहाँ का. तो NCCSR जब से डेवलप हुआ, नेशनल काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स साइंस एंड रिसर्च, हम लोगों ने बहुत सारे वर्कशॉप भी किए हैं स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के ऊपर, परफॉर्मेंस साइंस के ऊपर. तो इनके अंडर में भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ है, और वन ऑफ देम इज़ राजीव गांधी यूनिवर्सिटी विच इज़ द पायनियर इन इंडिया टू प्रोवाइड सच परफॉर्मेंस सर्टिफिकेशन. तो हायर लेवल में ये डिग्रीज भी ले सकते हैं, लेकिन प्रायर बैकग्राउंड होना पड़ेगा. सो दिस आर द लेवल्स वन शुड बी एबल टू चूज appropriately according to their own background and qualification certificate. और अर्निंग पोटेंशियल कितना हो सकता है, मतलब आफ्टर 3 years 5 years फॉर अ ट्रेनर एंड फॉर अ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच? तो इसमें भी मैं बोलना चाहूँगा, आई डोंट नो हाउ मच पीपल आर चार्जिंग, बट ये मौका मिला तो मैं बोलना चाहूँगा. बोलना नहीं चाहता हूँ कि बोलना मैं चाहता हूँ कि मैं सोचता था कि लाइक बॉलीवुड हॉलीवुड में ऐसे लोग करोड़ रुपया चार्ज करते हैं, ये करते हैं. मैं एक आम इंसान, आई चार्ज 1,50,000 फॉर 72 सेशंस 3 महीने का. और नॉर्थ ईस्ट में लोग देते हैं पैसा इतना, एंड नॉर्थ ईस्ट इट्स लाइक मोर, वी आर मोर इनटू फिटनेस. इसीलिए सर किरण रिजिजू सर ने 74 जो खेलो इंडिया सेंटर है उनमें से 53-54 ना एग्जैक्ट नंबर में भूल गया, 53 आई थिंक अरुणाचल में ही ले गए पूरा नॉर्थ ईस्ट में. तो अगर मेरा एक सपना था कि मैं भी कभी लाखों रुपये चार्ज करूं. पहले मैंने 5,000 से स्टार्ट किया था अपना पर्सनल ट्रेनिंग. तो जनरली आई चार्ज 75,000 फॉर 36 सेशंस इन 3 months एंड मैक्सिमम इज 1,50,000.
और मिनिमम हम लोग चार्ज करते हैं, जो जूनियर ट्रेनर्स है वो लोग 30,000 चार्ज करते हैं। तो अब मान के चलिए एक ट्रेनर चाहे तो 30-40 हज़ार रुपया, मिनिमम 20-25 हज़ार 30 हज़ार रुपया से लेकर लाखों रुपया, 2 लाख 3 लाख 4 लाख, मेरे ऐसे भी स्टूडेंट हैं महीने में 3-4 लाख 5 लाख रुपया कमा लेते हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब है कौन कितना कमा सकता है उससे नहीं है, हमको सेल्फ रियलाइज करना पड़ेगा। मैं अगर इफ़ आई हैव बॉर्न इनटू दिस वर्ल्ड ना, मैं किस चीज़ के लिए मैं सही हूँ, वो चीज़ पता चल जाए तो इस प्रोफेशन में भी आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मतलब ऑलरेडी पीपल आर डूइंग। आई थिंक स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का भी अभी काफ़ी रिक्वायरमेंट है कि स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेस का, तो वहाँ पे कैसा है, मतलब हाउ इज़ द अर्निंग पोटेंशियल देयर? स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग मैं पहले बताना चाहूँगा, वैसे देखा जाए तो स्ट्रेंथ जो है, मतलब लोगों को पता है कि स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, ताकत। ताकत का भी 10 डेफिनेशन होता है। उसमें आपका एंड्योरेंस स्ट्रेंथ हो गया, स्पीड स्ट्रेंथ, बहुत सारे वेरिएबल्स है उसमें। स्ट्रेंथ इसका मतलब ये नहीं कि खाली ज़्यादा वेट उठाना। तो स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग, एक बैडमिंटन प्लेयर हो, एक टेबल टेनिस प्लेयर को, वहाँ पे मिनिमम स्ट्रेंथ भी चाहिए, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, पावर, स्पीड चाहिए, वो भी एक तरह का स्ट्रेंथ ही है। और कंडीशनिंग का मतलब है, अगर मैं फुटबॉल खेलता हूँ तो फुटबॉल में क्या होता है, आपने देखा होगा कि एथलीट्स बहुत फास्ट रनिंग करते हैं, फिर स्लो रनिंग करते हैं, फिर धीरे धीरे रनिंग करते हैं। और 100 मीटर स्प्रिंटिंग करने वाले को देखा, उन्होंने देखा होगा आपने कि 10 सेकंड के अंदर ही रन पूरा करना है। उसका भी रीज़न है, एटीपी सप्लाई नहीं होता है, 10 सेकंड के ऊपर एनर्जी बॉडी इतना प्रोवाइड नहीं कर सकता बॉडी। तो स्पेसिफिक स्पोर्ट्स का डिमांड, जो मेटाबॉलिक डिमांड जो है, एनर्जी डिमांड जो है, किसी को एंड्योरेंस चाहिए, हाई रिपीटेशन करना है, किसी को लो रिपीटेशन करना है, किसी को हाई जंप करना है। तो ज़्यादातर क्या होता है इंडिया में, यही लैकिंग है। ये 3 साल हो गया परफॉर्मेंस साइंस, जो लोग, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को यूट्यूब में अपने आप को स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक्सपर्ट्स बोलते हैं, लेकिन मैं अपनी फाइनल ईयर में हुआ अभी एमएससी इन स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में, हम लोग को कम से कम 20, मतलब 4 सेमिस्टर होते हैं, उसमें 2 प्रैक्टिकल होता है, मान के चला 28 मतलब सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, उनके बाद एक डिग्री मिलता है। तो ऐसे ही मतलब ऑनलाइन 2-3 महीने का सर्टिफिकेशन करके स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग नहीं होगा। अभी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग अभी इंडिया में डिग्रीज आने लगे हैं, अब भी इट्स लाइक ओनली वी आर द फर्स्ट बैच। तो अभी क्या है कि स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग इज लाइक विदाउट स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग परफॉर्मेंस कभी नहीं बढ़ सकता, चाहे वो किसी भी तरह का स्पोर्ट्स हो। क्योंकि एक स्पोर्ट्स कोच जो होता है, सपोज मान के चलिए किसी को फुटबॉल खेलना आता है, स्किल सिखा दिया, लेकिन उसी बॉल को, उसी बैट को किसी तरह से पावरफुली आप उसको इम्प्लीमेंट करें, कितना फास्ट जा सके, और अगर कोई हाई जंपर है उसका जंपिंग कैसे करना तरीका पता है। बट स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में क्या होता है, हम लोग साइंटिफिक एप्लीकेशन करके उस जंप को एनहेंस कैसे करें। तो दैट इज बेसिकली परफॉर्मेंस साइंस, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग इन शॉर्ट इज ह्यूज पोटेंशियल। उसके वजह से ही अपना स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस बढ़ सकता है, ओलंपिक्स, एशियन गेम्स वगैरह में। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पोटेंशियल भी काफ़ी है, मतलब अकॉर्डिंग टू यू? या पोटेंशियल भी, या पोटेंशियल बहुत काफ़ी है। गवर्नमेंट इज ट्राइंग वेरी हार्ड एंड ऑलरेडी गवर्नमेंट हैज रिलीज ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड, ऑलरेडी 123 करोड़ आई थिंक NCCSR ने रिलीज़ किया था। और उसमें नेशनल काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स साइंस एंड रिसर्च और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंडर में ये जो कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, हायर एजुकेशन कोर्सेज, और इसी के लिए मतलब कोर्सेज आए हैं ताकि परफॉर्मेंस बढ़े। बिकॉज हर चीज़ में स्ट्रेंथ चाहिए। आपको अगर एंड्योरेंस बनाना है, आपको स्ट्रेंथ चाहिए। आपको खड़ा रहना है पूरा दिन, तब भी आपको स्ट्रेंथ, बिना स्ट्रेंथ के कुछ नहीं होता है। मेंटल स्ट्रेंथ जो होता है उसमें भी स्ट्रेंथ ही चाहिए। तो आप देखेंगे कोई भी चीज़ में स्ट्रेंथ जो शब्द है वो हर चीज़ में इन्वॉल्व है। और कंडीशनिंग मतलब क्या है, किसी को ऐसा हो सकता है कि मान के चलिए कोई ट्रैफिक पुलिस है, वो जेंटलमैन पूरा दिन खड़ा होता है, उनको स्ट्रेंथ एंड्योरेंस चाहिए। कोई मैराथन रनर है, उनको भी स्ट्रेंथ एंड्योरेंस चाहिए। ठीक उसी तरह से वही लेग्स लेके कोई 400 किलो 500 किलो स्क्वाट भी मारता है, उनको चाहिए मैक्सिमम स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ एक ऐसा चीज़ है, बिना उसके, उसी के कारण ही एक मेजर रीज़न है जो हमारे जो ओलंपिक एथलीट्स है नेक्स्ट लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे थे। तो बाहर से कोचेस मंगाना, हमारे सर भी बोलते हैं, विवेक सर जो हमारे HOD है स्ट्रेंथ एंड कंडीशन, वो भी सर बोलते हैं कि तुम लोग कुछ करो, इसको आगे बढ़ाओ इंडिया में, ताकि हम लोग को डिपेंडेंट नहीं होना पड़े फॉरेन कोचेस के ऊपर, और हम लोग अपने एथलीट्स को ट्रेनिंग करके
हम लोग नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा सके, देन डेफिनेटली वी विल बी अचीविंग मोर एंड मोर ओलंपिक मेडल्स इन द फ्यूचर। तो आई थिंक अकॉर्डिंग टू यू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एकदम टॉप लाइमलाइट में है अभी। इट्स ह्यूज करियर इन दिस एट प्रेजेंट। तो अभी आपने आई थिंक इतना सालों से आप फिटनेस इंडस्ट्री में हो, तो यूएस, यूके, जर्मनी में जिस लेवल का फिटनेस अवेयरनेस है, जिस लेवल का फिटनेस पेनिट्रेशन है, तो व्हाट इन इंडिया शुड बी डन टू फॉर इंडिया टू गेट टू दैट लेवल? दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी ग्रेट क्वेश्चन मैं बोलूँगा आपको, एंड यू आर आस्किंग दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू नो, एंड आई एम रियली हैप्पी टू आंसर दैट। सी बेसिकली पहले तो स्टार्ट हुआ एजुकेशन से। तो लिटरेसी जो हमारे इंडिया अभी बोलते हैं कि डेवलपिंग कंट्री है, तो डेवलपिंग कंट्री में क्या होता है कि यूनेस्को के जो हिसाब से तो डेवलपिंग कंट्री में अगर कोई अपना नाम लिख सकता है तो उसको भी लिटरेट बोलते हैं। तो लिटरेसी तो वो हो गया इंडिया में। अब देखा जाए तो मोर देन 70% लिटरेट है। उस 70% लिटरेसी में आपको ये भी देखना होगा कितने जन को खाली नाम ही लिखना आता है, उसमें से आप आधा ले लिए, 35% हो गया, उसका भी 1/4 ले लीजिए, तो 1/4 से कितना, वो 17% हो गया। उसमें कुछ पढ़ाई में अच्छे हैं, कुछ ख़राब है, और उसमें क्या है किसी ने ड्रॉप आउट कर लिया। तो ऐसे देखा जाए तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 10-12% ही जो होंगे ग्रेजुएट, उसमें साइंटिस्ट भी हो गया, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, मेडिकल, जिसको पूरा पता है, और ऊपर से पैशन भी तो होना पड़ेगा। पहले तो हमको अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा इन एनी बिजनेस, कंप्यूटर हो, जिम मशीन्स हो, इक्विपमेंट्स हो। उसमें एक एग्जांपल देता हूँ, मान के चलिए मुझे इतना आइडिया नहीं है, मैं बॉडी बिल्डिंग मैगजीन्स फॉलो करता हूँ, यूट्यूब में मैंने देख लिया। अब 10 आदमी को आप पूछ लेंगे कि बाइसेप्स का मसल्स बड़ा करने के लिए कितना रिपीटिशन करो, हर वेबसाइट में ज़्यादातर मिलेगा आपको 8 से 12 और 1 मिनट रेस्ट लेना चाहिए। मैं पहले 15-20 साल पहले का बात मैं सोचता था ये क्यों बोलते हैं, 1 मिनट ही क्यों लेना है, इसका कारण क्या है। 8 से अगर 12 रेपिटेशन करो, रेपिटेशन कंटिन्यू नाम का भी ये बहुत बड़ा लिटरेचर है, किस लिए करो, 8 करो किस लिए 8 रेपिटेशन करो, और 1 ही मिनट क्यों रेस्ट लो। और बाइसेप्स के लिए मैं बाइसेप्स के लिए क्यों ऐसा एक्सरसाइज करूँ, मैं ऐसे नहीं कर सकता क्या, या तो मैं ऐसे नहीं कर सकता। तो बहुत सारे वेरिएबल्स, बहुत सारे सवाल आते हैं दिमाग में, और उसी पागलपन को लेके मैंने आगे बढ़ा। तो अभी क्या है, रूट लेवल पे मैं आपको बताना चाहूँगा, इट्स नॉट ओनली अबाउट सेलिंग मशीन्स और इंक्रीजिंग आवर ब्रांड पोटेंशियल एंड ऑल। जब तक हम लोग ट्रेनर्स को हम लोग एजुकेट नहीं करेंगे प्रॉपर लेवल में, साइंटिफिक लेवल में, क्योंकि गूगल में आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा, मैंने हाल ही में 2 महीने पहले इंटरव्यू दिया था हमारे वहाँ पे सैटेलाइट चैनल ND24 में, कि 90% आपको गूगल में जेन्युइन इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, बिकॉज गूगल इज़ नॉट ए ह्यूमन क्यूरेटेड डाटाबेस। आप अपने लैपटॉप पे अगर सर्च करेंगे कि मसाला डोसा कैसे बनाना है, आप इंडिया में 100 लोग सर्च करेंगे तो सबके लैपटॉप में अलग अलग दिखाई देगा, बेस्ट रेसिपी ऑफ मसाला, आप किसको लेंगे आप। तो सही तरह का इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। तो वही सही इन्फॉर्मेशन को लेके मैं आया हूँ यहाँ पे, और मैं एविडेंस बेस्ड साइंस के ऊपर बात करता हूँ। मैं ऐसे ही बात करने में आई डोंट फील गुड, बिकॉज एज ए स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज साइंस रिसर्चर हम लोग को ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए, बिकॉज इट विल मिसगाइड द क्लाइंट एंड आई विल बी डूइंग मिस लाइक नॉट जस्टिस टू माई जॉब। तो वही है मतलब एजुकेशन। तो सी वी आर इनटू फिटनेस इक्विपमेंट्स, राइट। तो अभी हमारे जो कस्टमर्स है, पोटेंशियल कस्टमर्स, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, तो उनको क्या है कि एग्जैक्ट क्राइटेरिया क्लियर नहीं होता है कि इफ़ दे आर काइंड ऑफ एक्सप्लोरिंग 4-5 डिफरेंट कंपनीज टू सोर्स इक्विपमेंट्स फ्रॉम, कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए इक्विपमेंट लेने का। तो उसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो बायोमैकेनिक्स है। तो यू आर एन एक्सपर्ट इन फिटनेस, सो इफ़ यू कैन एक्सप्लेन कि बायोमैकेनिक्स क्या होता है और वो कैसे जाना जाता है, दैट विल बी वेरी गुड। ओके, सी बेसिकली बायोमैकेनिक्स क्या है, बायो मीन्स लाइक एनी काइंड ऑफ बायोलॉजिकल फॉर्म, एनी काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और मैकेनिक्स का मतलब है कि लाइक हमारे जैसे कोई इंसान है, इंसान कैसे काम कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, और इसके ऊपर जो फोर्सेस, जो अनसीन एंड सीन फोर्सेस, जैसे मान के चलिए आप रनिंग कर रहे हैं, कितना आपका फोर्स लग रहा है ज़मीन पे। सो अगर डेफिनेशन की तरफ से अगर देखा जाए तो बायोमैकेनिक्स इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन मोशन, ह्यूमन मूवमेंट्स एंड द इफेक्ट्स ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्स अफेक्टिंग ऑन इट।
और ये जो डेफिनेशन है वर्ल्ड वाइड जो भी ये साइंटिफिक लिटरेचर है इसमें अवेलेबल है। मतलब मान के चले अगर बाइसेप्स कर रहे हैं तो मसल जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जो शॉर्ट होता है उसको कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं, लंबाई जो होता है एसेंट्रिक बोलते हैं। तो जो मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है, लिगामेंट्स, टेंडन्स, बोन्स, ये हो गया इंटरनल फोर्स। और बाहर का जो फोर्स लगता है डम्बेल, वो हो गया आपका एक्सटर्नल फोर्स। अब मैं किसी को पूछूं कि ये 10 किलो का डम्बेल है, मैं इसको उठा पा रहा हूँ, 20 किलो क्यों नहीं उठा रहा, उसका भी साइंटिफिक रीज़न है। मसल्स का फोर्स ज़्यादा है। तो हर चीज़ साइंस क्या करती है, बायोमैकेनिक्स एक्सप्लेन करती है। और बायोमैकेनिक्स का मेन रीज़न यही है टू टेक्निक इम्प्रूवमेंट, इक्विपमेंट इम्प्रूवमेंट, परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट एंड सेफ्टी लास्ट का। बायोमैकेनिक्स हमको यही सिखाती है, अगर एक इंसान 10 फुट जंप कर सकता है तो पहली बार जब ओलंपिक स्टार्ट हुआ तो उससे दुगने से भी ऊपर ज़्यादा जंप कर सकते हैं लोग आजकल 105 किलो का लासा तलागत 7 फुट से ऊपर जंप कर सकता है। लोगों को लगता है कि भाई अगर इतना वजनदार आदमी है जंप कहाँ से करेगा। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूँ, बायोमैकेनिक्स ऐसा चीज़ है कि एक ज़माना था लोग सोचते थे कि दुबला पतला आदमी है तो फास्ट दौड़ सकेगा। नो, लुक एट उसेन बोल्ट, लुक एट हिज थाइज। अगर आप मान के चलिए फॉर एग्जांपल मैं रनिंग करता हूँ तो जो भी ग्राउंड रिएक्शन फोर्स क्रिएट करना है मेरे हिप एक्सटेंशन से करना है, मेरे ग्लूट्स, मेरे हैमस्ट्रिंग्स, मेरे पाँव को जोर से पुश करने के लिए उस तरह का ताकत होना पड़ेगा। अगर मेरे ग्लूट्स डेवलप नहीं है, हम लोग इंसान का बॉडी देख कर बता सकते हैं कि भाई ये आदमी इतना जंप कर नहीं सकता। क्योंकि जंप नहीं किस लिए नहीं कर सकता है, क्योंकि ग्लूट्स डेवलप नहीं है तो वो हिप एक्सटेंशन डेवलप नहीं है तो वो जंप करेगा कहाँ से। सो दिस आर सम थिंग्स बायोमैकेनिक्स। और सिंपल लैंग्वेज में ये बताना चाहूँगा, जब भी आप मशीन खरीदने जाएँ तो पहले जो मशीन बेचने वाला है उसको पूछना है, भाई ये साइड में जो कैम है, जैसे मैंने आपसे जो मशीन्स लिया है, इट्स नॉट बिकॉज के ब्रांड ऐसे बोल के मैंने लिया नहीं था। आपका जो मैकेनिक्स जो था, मैंने जो मशीन देखा, मैंने फील जो मिला उससे ही मुझे पता चलेगा। बिकॉज मशीन का डिज़ाइन से ही ब्रांड का वो होता है। आपने जिस तरह से मशीन डिज़ाइन किया है उसमें मैंने जो देखा है, मैंने इसलिए लिया था कि दैट इज़ बायोमैकेनिकल करेक्ट। क्योंकि कोई भी मशीन अगर खरीदने जाए, कोई भी शॉप में, कोई भी इक्विपमेंट ब्रांड, उसमें एक एक्सपर्ट होना ज़रूरी है जिसको ये पता होना चाहिए ये अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसी पर्टिकुलर मसल में फील हो रहा है कि नहीं, उसका लीवर का लेंथ सही है कि नहीं, अगर इसका हैंडल अगर सही जगह में नहीं है इसका मतलब एर्गोनॉमिकली डिज़ाइन नहीं है। और लोगों को ये भी देखना है, चीज़ देखना है कि अगर मैं सपोज ये सोफ़ा है 2-3 इंच ऑलमोस्ट ये नीचे धंस गया है, बिकॉज कंफर्ट के लिए हम लोग सोचते हैं, लेकिन अगर मैं ज़्यादा देर बैठा रहूँगा तो मुझे बैक में पेन होगा। अगर लेग एक्सटेंशन, लेग कर्ल का मशीन्स का अगर डेंसिटी जो है, हाई डेंसिटी पॉलीयूरेथिन बोलते हैं उसको, PU फोम, वो अगर 2 या तो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा धंस गया तो मैं अगर कोई लेग प्रेस करूँगा तो मेरे बैक में इंजरी आएगा। राइट फ्रॉम इंटेंसिटी ऑफ, right from the density of the equipments, right from the form and right from the lever length, right from the design of the cam, जो पुली, ये सब चीज़ सब देखना पड़ता है। मतलब तो मशीन्स का खाली स्टिकर, कलर वगैरह देख के नहीं खरीदना चाहिए। बायोमैकेनिकल करेक्ट है। एंड मुझे ये कहने में थोड़ा भी झिझक नहीं होगा क्योंकि इनटू वेलनेस जिस तरह का ब्रांड का इक्विपमेंट्स बनाते हैं, बीइंग एन एक्सपर्ट मैं आपसे मशीन नहीं लेता अगर प्रॉपरली बायोमैकेनिक डिज़ाइन नहीं होता तो, बिकॉज आई बिलीव इन दैट। बिकॉज हमको पता है कि ये मशीन्स लेने से मेरे लिए बेनिफिट होगा और ज़्यादा मतलब मसल्स ग्रोथ भी होगा, कोई इंजुरीज नहीं होगा। तो इस तरह से मशीन्स खरीदना चाहिए देख के। Good, I think we are very lucky to have you with us in our facility. So I am looking forward for the multiple series that we are trying to create with you, and जिससे हमारे ऑडियंस को काफ़ी फ़ायदा होगा, काफ़ी नॉलेज मिलेगा, काफ़ी इंसाइट्स मिलेंगे। तो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। Thank you. Yeah, Thank you thanks so a lot. much. Thanks. Yeah.